नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल इंग्लिश। दोस्तों, इसमें हमने नाउन एंड प्रोनाउन डन कर लिया एंड एडजेक्टिव भी डन कर लिया। आज हम वर्ब यानी कि क्रिया स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं वर्ब यानी कि क्रिया कार्य को होना दर्शाता है कि जो भी कार्य हो रहा है वो वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब क्या है? कार्य का होना दर्शाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम डूइंग वर्ड भी बोलते हैं। जो भी काम हो रहा हो या जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा हो या कोई भी इंसिडेंट हो रहा हो, ठीक है, तो वो है हमारी वर्ब। दोस्तों, वर्ब हमारी दो तरह की है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब वो वर्ब है जो मेन काम हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्या हो गया? तो पढ़ाना हो गई मेन वर्ब। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हो गया? मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये हेल्प करती है हमें ये बताने में कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं कंटिन्यू मतलब प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूं या पास्ट में पढ़ा चुका हूं या फ्यूचर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का बोध कराने में जो हेल्प करे वो होती है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुई दोस्तों इतनी बात? अब हेल्पिंग वर्ब हमारी दो तरह की होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब है जो सेंटेंस में सिर्फ हेल्प करने का काम करेंगे, यानी जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही होंगी। ये कभी भी मेन वर्ब के रूप में कभी नहीं हो सकते यूज। ठीक है, लेकिन जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकती है किसी सेंटेंस में, और किसी सेंटेंस में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब भी। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज स्टडीइंग। ठीक है, एक और लिखते हैं। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में ही इज स्टडीइंग यानी कि वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पढ़ना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गई, क्योंकि वो कर क्या रहा है? वो पढ़ रहा है। ठीक है, और इज क्या हो गई? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, क्योंकि ये हमें ये बता रही है कि वह अब पढ़ रहा है, यानी कंटिन्यूअस पढ़ रहा है, प्रेजेंट में पढ़ रहा है। ठीक है, ये जब हम टेंस करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, क्योंकि मेन काम हमारा पढ़ना है यहाँ पे। क्लियर दोस्तों इतनी बात? ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, तो यहाँ पे इज क्या हो गई? यहाँ पे इज हो गई मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पे कोई और कार्य तो हो ही नहीं रहा, वह एक लड़का है, इसमें कार्य तो कुछ है ही नहीं कि वह एक लड़का है, ये सिर्फ हमें बता रहा है। तो ये बता रहा है, तो यहाँ पे ये इज क्या से यूज हो रही है? एज अ मेन वर्ब। तो यही हमने पढ़ा कि जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो कभी कभी एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकती हैं और कभी कभी एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को दो पार्ट्स में तोड़ दिया। मॉडल्स सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब का भी काम कर सकती है कुछ सेंटेंसेस में, और हेल्पिंग वर्ब का भी। क्लियर दोस्तों बात? अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं हम। वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। अभी आपने देखा कि ये जो इज है ये दूसरी वर्ब के साथ प्रयुक्त हुई है, तो ये कैसे हो गई? ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। क्लियर? अब पहले स्टार्ट करते हैं हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। डेफिनेशन देखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, मस्ट, ऑटो, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो सकता है, यानी ये जब भी यूज होंगी इनके बाद एक मेन वर्ब जरूर होगी सेंटेंस में। क्लियर? लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है? यूज्ड, नीड एंड डेयर, ये तीन ऐसे मॉडल्स हैं जो मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं किसी सेंटेंस में और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी।
ठीक है, ये सिर्फ एक्सेप्शंस है, इनको भी हम पढ़ते हैं। अब एक एक करके जितने भी हमने देखे हैं मॉडल्स उनकी जानकारी लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है फिल इन द ब्लैंक्स का कि यूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो वहां पे आपको कौन सा मॉडल यूज करना है इनके बारे में जानकारी सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है कैन एंड कुड। दोस्तों कैन और कुड समझाता है कि ये बताता है हमें कि हमारी पावर या कैपेसिटी बताता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है सकना, है ना। यानी कैन का मतलब हो गया सकता है, ठीक है, सकता है, सकते हैं, सकती है, ठीक है। कुड इसकी पास्ट फॉर्म हो गई, जैसे सका, सके, ठीक है, सकी, सकता था, सकते थे, सकती थी, है ना। तो इनका मतलब ये हो गया। तो पहले कैन का पढ़ लेते हैं। तो कैन क्या दर्शाता है? पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी दर्शाता है हमारी। जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई बहुत भारी चीज रखी है और मैं उसको उठा सकता हूँ, तो मेरी क्षमता है ये कि मैं उसे उठा सकता हूँ भारी चीज को। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मान लीजिए कोई बॉक्स ही है, तो मैं एज एन एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, है ना। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। लिफ्ट हो गई मेन वर्ब, क्योंकि उठाने का कार्य कर रहा हूं मैं। कैन हो गया मॉडल यहां पे, जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैं ये बॉक्स उठा सकता हूं, तो सकता हूं आ गया, है ना। तो ये कैन मुझे क्या बता रहा है कि मेरी कैपेसिटी है उस, या मेरे अंदर इतनी ताकत है मैं उसको उठा सकता हूं। तो वही हमने पढ़ा, कैन पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को दर्शाता है। और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम कैन? परमिशन में। जैसे किसी ने क्लास में मुझसे पूछा कि कैन आई गो टू द वॉशरूम समथिंग काइंड, तो मैं बोल दूंगा कि यस यू कैन गो नाउ। तो यहाँ पे मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ कि तुम जा सकते हो, है ना। तो सकते हो भी आ गया इसी में, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा? यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, ठीक है। गो मेन वर्ब है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई। सेम ऐसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी जो थ्योरेटिकल संभावनाएं हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई गलती हर किसी से हो सकती है, तो ये संभावना है कि भाई हो सकती है गलती किसी से भी सकती है, ठीक है। तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये रिमोट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी होगी। कुड पास्ट एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को दर्शाता है। जैसे मैंने बताया कि कैन की पास्ट फॉर्म कुड है, ठीक है। सेम ऐसे रिमोट पॉसिबिलिटी को भी दर्शाता है कुड। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे रिमोट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, कि तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब भी हो सकता था, है ना। तो ये एक तरह की रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, कि संभावना होगी कि हो भी सकता था, नहीं भी, ठीक है। तो इस तरह से हम कुड यूज करेंगे। क्लियर दोस्तों? आप एक नोट और ध्यान रखिए कि जो एबल टू है ना, इसके साथ हम कभी भी कैन और कुड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एबल टू का मतलब भी क्षमता ही दर्शाना होता है, ठीक है। तो या तो एबल टू होगा या फिर कैन या कुड यूज होगा एक सेंटेंस में, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर होंगे तो वहां पे एरर है, तो एरर का भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको भी। जैसे मैंने बोला आई कैन बी एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। आई कैन एबल टू लिफ्ट द बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एबल टू गलत आया, ये सुपर फ्लो का काम करेगा, यानी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैन का मतलब भी सकना है और इसका मतलब भी सकता है, तो इसलिए या तो एबल टू यूज़ करूँगा या फिर कैन। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। क्लियर दोस्तों? तो ये मेरा करेक्ट सेंटेंस होगा।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मे और माइट। दोस्तों मे पॉसिबिलिटीज यानी संभावनाएं बताता है और विशेष को भी एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे कि पॉसिबिलिटी जैसे हो गई, मैंने बोला कि भाई शाम को बारिश होगी, ऐसा मौसम देख के लग रहा है। ठीक है, तो क्या हमारा सेंटेंस बनेगा इसका, इट मे रेन इन द इवनिंग। ठीक है, तो ये एक तरह की संभावना होगी कि भाई मौसम देख करके मैं बता रहा हूं कि शाम को बारिश हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे मे आएगा यूज। क्लियर दोस्तों? और विशेष को भी एक्सप्रेस करने, जैसे आपने सुना होगा जब कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो बोलता है मे गॉड ब्लेस यू, है ना, तो विशेष भी दे सकते हैं हम इस तरह से मे को यूज करके। माइट होता है दोस्तों लेस पॉसिबिलिटी, जैसे यानी बहुत कम संभावना हो जब कुछ किसी चीज के बारे में। ठीक है, एक तो यही सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, भाई संभावना है अगर कुछ ज्यादा मौसम खराब है तो हम बोल सकते हैं इट मे रेन इन द इवनिंग। ठीक है, और अगर कम मौसम खराब है कि हल्के हल्के बादल छाए हैं, जरूरी है भी, मतलब बहुत कम आसार हैं बारिश होने के, तो हम लिख सकते हैं इट माइट रेन टुनाइट, कि शायद ही रात में बारिश हो। ठीक है, ठीक है, तो यानी आप लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज करेंगे। क्लियर दोस्तों? इसका एक और नोट लिख लीजिए कि लाइकली एंड पॉसिबली मे और माइट के साथ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का मतलब भी थोड़ा पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं प्रकट करने का ही हो गया, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, अपना रेन वाले ले लेते हैं, इट मे पॉसिबली रेन टुनाइट। ठीक है, तो ये सुपर फ्लो हो गया अगेन, तो पॉसिबली हट जाएगा। ठीक है, इट मे रेन टुनाइट। या अगर मैं पॉसिबली यूज करना चाहूंगा तो यहां पे इट विल पॉसिबली रेन टुनाइट। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस भी मेरा करेक्ट है एंड ये वाला भी करेक्ट है अगर पॉसिबली नहीं आया मे के साथ तो। क्लियर दोस्तों चीजें? चलिए, विल एंड शैल। विल और शैल कब यूज करेंगे आप? सिंपल फ्यूचर में। ये जब हम टेंस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि सिंपल फ्यूचर कौन से टेंसेज होते हैं। तो विल एंड शैल हम तब यूज करते हैं। सिर्फ आप यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि विल कब यूज करना है और शैल कब यूज करना है। तो विल सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे, शैल फर्स्ट पर्सन जो कि हमारा वाई, आई और वी है उसके साथ यूज करेंगे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम विल, आई और वी के साथ यानी जो थर्ड पर्सन है उनके साथ विल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ शैल यूज करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले विल और शैल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही विल कम, वह आएगा, सिंपल, ये थर्ड पर्सन वाला हो गया। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, यू विल कम, तुम आओगे। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक, आई विल कम, वी विल कम। ठीक है, ये सब सही सेंटेंसेस हैं। आई और वी के साथ हम विल यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश। पहले नहीं कर सकते, पहले शैल यूज करते थे, लेकिन अब विल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में बना देंगे तो देखिए क्या इनका होता है। ठीक है, इसको क्वेश्चन बनाएंगे, विल ही कम, क्या वह आएगा? विल यू कम, क्या तुम आओगे? शैल आई कम,
क्या मैं जाऊंगा, वहाँ आऊंगा, ठीक है। शैल वी कम, क्या हम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम विल यूज नहीं कर सकते, इंटेरोगेटिव में हमेशा शैल यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझने वाला है चीज ये वाली, जब हम किसी को कमांड दे रहे हो, ठीक है, किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, या किसी को डरा रहे हो, या डिटरमिन कर रहे हो, या कोई कंपल्शन लगा रहे हो कि ये तुम्हें करना ही है, ठीक है, और या एडवाइस सलाह दे रहे हो, तो ये इनवर्स हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है इनका। यानी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज होगा, शैल, ठीक है, और आई एंड वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा विल, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रॉमिस वाला देख लेते हैं कि मैंने किसी से प्रॉमिस किया कि भाई तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, यू शैल बी रिवॉर्डेड, ठीक है, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, यू शैल बी रिवॉर्डेड, ठीक है। यहाँ पे विल, हालांकि सेकंड पर्सन के साथ विल यूज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉमिस कर रहे हैं तो इसलिए वहां पे शैल यूज हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आई के साथ देखूं, आई विल बी रिवॉर्डेड या वी विल बी रिवॉर्डेड, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम कंफर्म कर रहे हैं वी विल भी हमें पुरस्कार मिलेगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे विल यूज हुआ है, ना कि शैल। क्लियर दोस्तों? क्लियर हो डिफरेंस कि इन कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एंड एडवाइस के साथ अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज होगा और फर्स्ट पर्सन के साथ विल यूज होगा, यहाँ उल्टा हो जाता है, ठीक है दोस्तों? क्लियर? ये मैंने आपको बता ही दिया नोट कि विल हम यूज कर सकते हैं आई और वी के साथ नॉर्मल सेंटेंसेस में, लेकिन इंटेरोगेटिव में हमेशा शैल यूज करेंगे। क्लियर दोस्तों? वुड, वुड दोस्तों विल की पास्ट फॉर्म है, वुड विल की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। और कब यूज होता है, जैसे कोई पास्ट हैबिट हो आपकी, ठीक है, पास्ट पुरानी आदत हो उसके लिए, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क, मैं ये काम करना पसंद करता हूँ, यानी मैं पहले से ये काम करता हूँ। ये काम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गार्डनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, एनीथिंग, ठीक है। तो हम लिख भी सकते हैं आई वुड लाइक टू दिस वर्क की जगह आई वुड लाइक टू डू पेंटिंग, ठीक है, या डांसिंग या सिंगिंग, एनीथिंग, ठीक है। तो ये कोई पास्ट हैबिट के लिए यूज, या कोई हम प्रेफरेंस या चूज कर रहे हो, जैसे मान लो मुझे पसंद है ऑफिस जाना कार से, ठीक है, तो मैं चॉइस चूज कर रहा हूँ कि भाई मैं कार से भी जा सकता हूँ, बस से भी जा सकता हूँ, ट्रेन से भी जा सकता हूँ, या बाइक से भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कार से जाना पसंद है तो मैं चॉइस कर रहा हूँ कार को। तो फिर हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई वुड लाइक टू गो बाय कार, ठीक है, आई वुड लाइक टू गो बाय कार, सिंपल, ठीक है। और इफ ए सेंटेंस पास्ट फॉर्म देन प्लेस विल यूज वुड। अब मैंने आपको बता ही दिया है कि विल का पास्ट फॉर्म वुड है। अगर कोई सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी सेंस पूरे सेंटेंस में पास्ट ही रहती है, तो अगर विल आना हुआ पास्ट वाले सेंटेंस में तो हम वुड यूज करेंगे उसके साथ। क्लियर? और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, या प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम यूज करेंगे वुड, कि वो ये कर रहा होगा, जैसे मैंने बोला ही वुड बी स्लीपिंग, ठीक है, वह सो रहा होगा इस टाइम पे, ठीक है, तो हम वुड यूज करेंगे। और पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा
किसी से हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना, बिल्कुल फॉर्मल वे में, फॉर्मल नहीं, बहुत पोलाइट वे में, ठीक है, वुड यू हेल्प मी, ठीक है, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या तुम मेरी मदद करोगे, ओके, मतलब बहुत पोलाइट वे में, ठीक है, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शुड। शुड होता है दोस्तों चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, और हम इसको क्या यूज करते, कब यूज करते हैं, सजेशन, किसी को सजेशन कर रहे हो, ठीक है, सजेस्ट कर रहे हो कुछ चीज, या एडवाइस, सलाह दे रहे हो, ठीक है, तो सलाह देते वक्त हम शुड यूज करते हैं। जैसे मैंने किसी को सलाह दी, भाई तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है, कभी भी आपको किसी को सलाह देनी हो या सजेस्ट करना हो कुछ, तो तुम शुड यूज करोगे, क्लियर। अब शुड का प्रयोग लेस्ट, लेस्ट यानी नहीं तो, यानी नेगेटिव वर्ड है, ये हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन में, ठीक है, तो लेस्ट के बाद अगर नेगेटिव पर्पस को व्यक्त करना हो तो हम लेस्ट का यूज करेंगे शुड के साथ, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, यू शुड वर्क हार्ड, ठीक है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, सजेशन को दे दी। अब मैं उसका नेगेटिव वर्जन बताऊंगा, अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होगा, लेस्ट यू फेल, ठीक है, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, क्लियर। तो शुड के साथ लेस्ट में हमारा नेगेटिव वाला आ जाता है, तो इसमें हम नॉट यूज नहीं करते लेस्ट के साथ, इसका मतलब ही नहीं तो है, क्लियर। बाकी हम इसको प्रेपोजिशंस में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, ऑटो। ऑटो दोस्तों मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, जो आपकी ड्यूटी है, ठीक है, वो उसके लिए होते हैं ऑट टू वर्ड यूज। जैसे आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग, आपकी कंट्री के लिए आपकी क्या ड्यूटी है कि आप अपनी कंट्री से प्यार करें, ठीक है, तो हम अपनी इंडिया कंट्री से प्यार करते हैं, तो हम लिख सकते हैं वी ऑटो लव आवर कंट्री, ठीक है, ठीक है, तो मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, और ड्यूटी भी हमारी यही है ना, या ड्यूटी हमारी होगी हमें अपनी कंट्री की लोगों की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व अवर कंट्री, है ना, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं ऑट टू वर्ड, क्लियर। मस्ट, मस्ट दोस्तों जरूर, मतलब जरूर चाहिए तुम्हें ये करना, ठीक है, तो यहाँ पे जरूर चाहिए वर्ड लग गया, तो यानी ये कंपल्शन लगा दिया हमने कि ये करना है तो करना ही है, किसी से हम कर रहे हैं ना, यू मस्ट डू इट, कि तुम्हें ये करना ही है, ठीक है, करना ही चाहिए, तो कंपल्शन लगा देंगे हम अगर मस्ट यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। डिटरमिन होना कि आई मस्ट डू दिस, या आई मस्ट स्टूड फर्स्ट इन द क्लास दिस टाइम, कि इस बार मैं पहला आके ही दिखाऊंगा, ठीक है, डिटरमिन कर दिया मैंने, ठीक है। और ड्यूटी के लिए भी, जैसे यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, है ना, तो यू मस्ट बी ऑनेस्ट मतलब कि तुम्हें ईमानदारी रहना है कभी, हमेशा चाहिए, ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी में के लिए भी यूज हो सकता है, डिटर्मिनेशन के लिए भी हो सकता है, और किसी पे हम कंपल्शन लगा रहे हैं उसके लिए भी यूज कर सकते हैं मस्ट, क्लियर दोस्तों। यूज टू पास्ट हैबिट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हम यूज टू को। जैसे मेरी पुरानी आदत थी कि मैं सुबह 2 बजे तक पढ़ता था, तो मैं लिख सकता हूं आई यूज्ड टू स्टडी टिल 2 AM, ठीक है दोस्तों। तो यूज टू एज ए पास्ट हैबिट्स के लिए यूज होगा जब हम जो हमारी पुरानी आदतें हैं, ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं डेयर एंड नीड। दोस्तों ये हमारे एक्सेप्शन केसेस थे जो कि एज अ ये मॉडल्स वे हैं जो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो सकते हैं, यानी एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकते हैं और एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं किसी सेंटेंस में। कैसे देखते हैं, पहले इनका मीनिंग देखते हैं। नीड होती है जरूरत एंड डेयर होता है दुस्साहस। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही नीड्स माई हेल्प। एक और लिखते हैं, ही नीड नॉट कम टुमारो। ठीक है, ही नीड्स माई हेल्प, उसको मेरी मदद की जरूरत है। तो यहाँ पे किसको जरूरत है, उसको जरूरत है, तो ये क्या होगी एज यहाँ पे मेन वर्ब। क्लियर। ही नीड नॉट कम टुमारो, उसको जरूरत नहीं है कल आने की। तो नीड यहाँ पे क्या सी हो गई, यहाँ पे हो गई एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब क्या है, कम, ये हो जाएगी मेन वर्ब। ठीक है, तो ये नीड एज अ मेन वर्ब भी यूज हो सकता है और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो सकता है किसी भी सेंटेंस में। तो यही हमने सेकंड पॉइंट में लिखा है, डेयर एंड नीड का प्रयोग मेन वर्ब और मॉडल दोनों ही रूप में हम कर सकते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमेशा नीड और डेयर हमेशा एज अ मेन वर्ब के रूप में आते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज यूज्ड एज मेन वर्ब जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। जैसे आपने ये देखा, ये वाला पॉजिटिव सेंटेंस है, ही नीड्स माई हेल्प, तो यहाँ पे एज अ मेन वर्ब आया। और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट आ गया, और यहाँ पे ये एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया है। ठीक है दोस्तों, नाउ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आप जानते ही हैं कि जो एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकते हैं किसी सेंटेंस में और एज अ मेन वर्ब भी। जो हमने ही इज अ बॉय एंड ही इज स्टडिंग वाला एग्जांपल लिया था, उसमें आपने अच्छे तरह से देख लिया था। ठीक है, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, बी, डू एंड हैव। दोस्तों बी की जितनी भी फॉर्म है, बी की फॉर्म है इज, आर, एम फॉर प्रेजेंट। वर्ब की सेकंड फॉर्म में वाज वर हो जाता है जो कि हम सिंपल पास्ट बोलते हैं, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें बीन की तरह यूज होते हैं। अभी इनका सभी का एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कब किस वे में यूज होती है। हालांकि इसको हम जब हम टेंस पढ़ेंगे तब ज़्यादा ये यूज में आएंगी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज होनी है, सेकंड फॉर्म कब यूज होनी है, थर्ड फॉर्म कब यूज होनी है। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि बी की फॉर्म कौन कौन सी है और फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में वो कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, डू की कौन सी फॉर्म है और हैव की कौन सी फॉर्म है। तो पहले डू से स्टार्ट करते हैं। डू की फर्स्ट फॉर्म है डू एंड डज। ठीक है, सेकंड है डिड और थर्ड है डन। हैव की हैज एंड हैव है फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट में यूज होगी, हैड जो कि पास्ट में यूज होगी, एंड हैड अगेन परफेक्ट सेंटेंसेस में यूज होगी। ठीक है, ये कुछ टेंसेस हैं जो हम पढ़ेंगे टेंस में। अभी फिलहाल सिर्फ आप इनकी फॉर्म्स ध्यान रखिए। बी की फॉर्म है दोस्तों इज, आर, एम, जिसका मतलब है होना और बनना। ठीक है, बी का मतलब बी बिकम। सेकेंड फॉर्म है वाज एंड वर, एंड थर्ड फॉर्म है बीन। तो यही वाले एग्जाम्पल से एक बार समझते हैं इसको कि क्या है ये चीजें। जैसे सेंटेंस लिखा, ही इज गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पे ये एज अ कैसे आया, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब आई है क्योंकि गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और ही इज अ बॉय वाले एग्जांपल में इज एज अ मेन वर्ब आई है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको पास्ट में मैंने ये बोल रहा है कि भाई वह मार्केट जा रहा है, यानी प्रेजेंट में जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इज फॉर्म आई। अब इसको हम वाज में करेंगे तो उसका सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही वॉज गोइंग
to the market, ठीक है, वह मार्केट जा रहा था, तो यहाँ पे रहा था की फॉर्म आई है, ठीक है, तो यहाँ पे was एक बी की फॉर्म है जो कि एज ए ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है यहाँ पे, ठीक है, एंड गोइंग अगेन मेन वर्ब है, ठीक, ये बात क्लियर हुई। सेकंड फॉर्म भी हमने यूज कर लिया। अब थर्ड फॉर्म देखते हैं। He has been gone to the market, वह मार्केट जा चुका है, ठीक है ना, he has gone to the market, वह मार्केट जा चुका है, तो ये थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे बीन। क्लियर है दोस्तों? ये हम तब ज़्यादा अच्छे से समझेंगे जब हम टेंसेस समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से होते हैं, कंटिन्यूस कौन से होते हैं, परफेक्ट कौन से होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस कौन से होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप इनकी फॉर्म्स ध्यान रखिए और इनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, मतलब एज अ मेन वर्ब भी और एज अ हेल्पिंग वर्ब भी। क्लियर दोस्तों? नाउ मेन वर्ब, जो मेन कार्य हो रहा है, आप जानते हैं जो भी मेन मुख्य क्रिया हो रही है वो मेन वर्ब होती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, ठीक है। वे वर्ब जो सेंटेंस में मेन एक्शन के रूप में प्रयुक्त होते हैं मेन वर्ब कहलाते हैं। क्लियर? और इनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है और साथ में आईएनजी फॉर्म भी होती है, जैसे हमने अभी पिछले सेंटेंसेस में देखे। ये गोइंग, ये गो की आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। ये बेसिकली हम कंटिन्यूस वाले टेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। एस और ई एस हमने जब नाउन करी थी उसके साथ वर्ब में एस और ई एस लगा देते हैं, यानी सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगा रहे थे और प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगा रहे थे, आपको पता होगा, है ना। तो ये हम इन वर्ब्स को एज अ एस और ई एस सिंगुलर के लिए मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे ये कुछ वर्ब्स हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म लिखी है और आईएनजी फॉर्म भी लिखी है। आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूँ कि किस तरह से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनती हैं और कितनी टाइप की होती हैं, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में एडमायर, इसमें डी लगा देंगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, एडमायर, एडमायर्ड एंड एडमायर्ड। सेकंड वाली पूरे चेंज हो रहा है वर्ड, ब्रिंग, बॉट एंड बॉट, ठीक है। थर्ड वाली अगेन ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन, यहाँ पे ई की जगह ओ आ गया फर्स्ट में एंड यहाँ पे एन अपेंड हो गया, ठीक है। तो ये तीसरी टाइप की हो गई। चौथी टाइप के में कुछ चेंज नहीं होता, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होगी, बैट, बैट एंड बैट। तो ये चार तरह की हमारी वर्ब्स होती हैं जिनमें एक में सिर्फ डी लगा दें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, किसी में पूरा पूरा वर्ड चेंज होगा, किसी में सेकंड और थर्ड अलग अलग होंगी, ठीक है, किसी में कुछ चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट चलते हैं, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, यहाँ पे सिर्फ डी अपेंड हुआ है और सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। फाइंड, फाउंड, फाउंड, यहाँ वर्ड चेंज हो गया। मूव, मूव्ड, मूव्ड, यहाँ पे डी लग गया। स्लिप, स्लिप्ड एंड स्लिप्ड, यहाँ पे डबल पीईडी लग गया, ठीक है। टीच, टॉट एंड टॉट, ठीक है, या टीचिंग है ना, कंटिन्यूअस आईएनजी फॉर्म में। तो ये कुछ वर्ब्स के एग्जांपल्स थे कि हमारे कितने तरह की वर्ब्स होती हैं और उनको चेंज करने के अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। नाउ वोकैबुलरी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ड इज बार्ड। दोस्तों बार्ड होता है पोएट, है ना, आपने सुना होगा बार्ड पोएट के लिए यानी कवि के लिए यूज होता है कहीं कहीं वर्ड, अगर आपने लिटरेचर पढ़ी है तो बार्ड हो गया पोएट यानी कि कवि। बेयर फेस्ड, बेयर फेस, अब बोलते हैं ना कि बेयर फुट चले गए यानी नंगे पैर चले गए, तो ऐसे ही बेयर फेस्ड हो गया कि मतलब बिना कपड़ों के, है ना। तो बेयर फेस यानी बेशर्म है कोई, है ना, तो यानी शेमलेस, बेशर्म हो गया। बैरक, अब बैरक को हम क्या बोलेंगे, जैसे इसको हम बोल देते हैं बारबेक्यू या फिर बुके बोल देते हैं। तो बुके क्या होता है, फूलों का बना हुआ होता है बुके,
है ना। तो बुके फूलों का यानी सजावट के लिए काम भी आ सकता है ना। तो बैरके हो गया हाईली डेकोरेटेड यानी सजा हुआ। क्लियर। बैरेज, बैरेज को हम गैरेज बोल सकते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। गैरेज, गैरेज में क्या होता है, इंजन्स बंधते हैं, है ना। तो ऐसे ही बैरेज क्या हो जाएंगे, जहां पे बंधना हो यानी बांध हो, यानी डैम को ही हम बांध बोलते हैं, जो नदी पे बने होते हैं, तो डैम, बांध। बैरेज मीन्स हो जाएगा बांध। बी लाइन, इसको तोड़ लेते हैं, बी और लाइन, यानी एक मक्खी है वो उसने लाइन बना दी, यानी उसको बोलते हैं सीधी लाइन बना दी। तो बी लाइन का मतलब हो जाए डायरेक्ट रूट यानी सीधी रेखा, सिंपल। बैगेट, दोस्तों आपने सुना होगा एक सेंटेंस, रिचेस मेक मनी एंड पुअर बैगेट चिल्ड्रन, यानी बच्चे अमीर जो हैं वो तो मनी बनाते हैं यानी पैसा छापते हैं, और गरीब लोग हैं वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ पैदा करते जा रहे हैं बच्चों को। तो बैगेट मीन्स हो जाएगा पैदा करना, प्रोड्यूस, ठीक है। बी गर्ल, इसका मतलब है दोस्तों कि जैसे मान लो इसको हम दो उसमें तोड़ देते हैं, बी गर्ल, गिल को हम गली बोल देते हैं, गली की गलियां यहाँ बहुत सारी। अब अगर बहुत सारी गलियां हैं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो बी गर्ल मतलब हो जाएगा चीट और मिसलीड, यानी दिशा भ्रमित कर दिया, है ना। कंफ्यूज हो गए तो यानी तुम भ्रमित हो गए अपने डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में जाना था। क्लियर दोस्तों। बेहमत, बेहमत का मतलब होता है दोस्तों ह्यूज क्रिएचर। अब अपने बेहमत को मैमथ से कर सकते हैं, मैमथ, मैमथ तो जानते हैं ना, मैमथ वो होता है जो जिसके हाथी के बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, जो पहले होया करते थे, है ना। तो मैमथ बहुत ही बड़ा क्रिएचर होता था और उसके काफी लंबे दांत होते थे। तो बेहमत मीन्स हो जाएगा ह्यूज क्रिएचर, नहीं बहुत बड़ा जीव। क्लियर दोस्तों। बीहेस्ट, बीहेस्ट को हम बोल देंगे अब ये बीहेस्ट है, ठीक है। बीहेस्ट यानी जैसे मेजेस्टी, मेजेस्टी कौन होते थे, जैसे माई मेजेस्टी बोल देते थे राजाओं को, तो राजा क्या देते थे, ऑर्डर। तो बेहेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर, यानी आदेश पर, किसी के आदेश पर हमने काम किया, एट द ऑर्डर ऑफ। तो इस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस, अब आप जानते हैं भाई वॉयलेंस मीन्स क्या होता है, वॉयलेंस मीन्स होता है हिंसा, लेकिन हम वो नहीं कर रहे, तो यानी हम क्या हैं, हम बहुत ज्यादा काइंड हैं, दयालु हैं। तो बेनेवोलेंस मीन्स हो जाएगा क्या, काइंडनेस, यानी बहुत दया है हमें, ठीक है। इसलिए हम हिंसा नहीं करते, हम अहिंसा के समर्थक हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर दया बहा, ठीक है। बिट्रे, अब ये तो आप जानते होंगे वर्ड बिट्रे, कि उसने उसको बिट्रे कर दिया, यानी उसने उसको धोखा दे दिया। तो बिट्रे मीन्स क्या हो जाएगा, धोखा देना, यानी कि डिसीव, ठीक है। ब्लैक गार्ड, अब ये गार्ड है और वो ब्लैक है यानी काले दिल का है, तो काले दिल का यानी बेकार आदमी है वो अंदर से, तो यानी बेकार आदमी है जो मतलब नैतिक आदमी नहीं है, अनैतिक है, ठीक है। तो ब्लैक गार्ड क्या हो जाएगा, नो मोरल प्रिंसिपल, क्योंकि उसको कोई प्रिंसिपल नहीं पता, ठीक है, वो अभद्र व्यवहार ही करेगा, तो अनैतिक व्यक्ति हो गया ब्लैक गार्ड, ठीक। ब्लैटेंट, जो ब्लै ब्लै करता रहे हमेशा, इसको हम ब्लैटेंट दो में काट लिया, ब्लैटेंट जो ब्लै ब्लै करता रहेगा, यानी कि जो बिल्कुल बेशर्मी दिखाता ही रहेगा, वो चुप नहीं होने का बिल्कुल भी, ठीक है। तो ब्लैटेंट हो जाएगा अनअशेम्ड, यानी बेशर्मी से खुलेआम वो काम करता ही रहेगा, ठीक है। ब्लिजर्ड, ठीक है दोस्तों। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड होता है दोस्तों जैसे ब्लिजार्ड, ब्लिज मतलब फ्रीज कर देते हैं इसको, फ्रीज, ठीक है। फ्रीज मतलब जमा हुआ, जमेगी कब कोई चीज, जब कोई बर्फ या तो मतलब बहुत ठंड पड़ रही हो, है ना, तो इससे फ्रीज से हम ब्लिज को हम एज अ कंपेयर कर सकते हैं। तो ब्लिजर्ड मीन्स हो जाएगा बहुत बर्फ, यानी बर्फीला तूफान आ गया हो, ठीक है। तो बर्फीला तूफान मतलब स्टॉर्मी वेदर, ठीक है। ब्लिजर्ड मीन्स बर्फीला तूफान। ब्लंडर, ये तो आप जानते होंगे कि बहुत ब्लंडर कर दी तुमने, यानी बहुत बड़ी भूल कर दी, यानी अ बिग मिस्टेक, है ना। ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी गलती, इसलिए हम बिग ब्लंडर नहीं लिखते क्योंकि वो सुपरफ्लो हो जाता है, मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाया था ये वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लश, कोई ब्लश करता है बहुत, जैसे कहता है ना कि ये ब्लश करने लग गई, तो ब्लश मीन्स शर्म से लाल हो जाना, यानी बहुत ज्यादा शाइन करना। तो ब्लश मीन्स बिकम पिंक इन द फेस ड्यू टू शाइनेस, शर्मा के थोड़ा रेडनेस हो जाना, शर्म से लाल होना, ब्लश करना यानी। बॉम्बास्ट, अब वही कोई सिंपल सी चीज है उसको हमने बॉम्ब बना दिया,
यानी बहुत बड़ा चढ़ा के बोल दिया किसी के सामने, और है वो इस असलियत में कुछ भी नहीं। तो बॉम्बास्ट यानी है तो कुछ नहीं, लास्ट में हमें पता लगा कि वो कुछ था ही नहीं, लेकिन हमने उसको ऐसा दिखाया कि वो बहुत बड़ा भौकाल यानी बहुत बड़ा बॉम्ब है। ठीक है, तो बॉम्बास्ट मीन्स बड़ा चढ़ा के, पॉम्पस लैंग्वेज विद लिटिल मीनिंग यानी बड़ी चढ़ी बात। बूस्ट, आपने देखा होगा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माइंड एनर्जी। तो बूस्ट हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारी एनर्जी बढ़े और हमारी ग्रोथ भी बढ़े। तो बढ़ना, तो बूस्ट मीन्स बढ़ना यानी इंक्रीज या बढ़ाना। ओके, बूज, अब ये बूज थोड़ा सा बोलने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा दिमाग को झन्ना सा दे। तो बूज, बूज उन्हें बोलते हैं जैसे बूजी पर्सन्स होता है यानी शराबी व्यक्ति, तो बूज हो जाती है शराब। बूज मतलब होता है अल्कोहलिक ड्रिंक यानी शराब पीना। ठीक है, ब्रूटल, अब आप जानते होंगे ब्रूटल भी आपने काफी सेंटेंसेस में देखा होगा कि वो तो बहुत ही ब्रूटली उसको पिटाई करी यानी बहुत ही बर्बर तरीके से मारा। तो ब्रूटल मीन्स हो जाएगा बर्बर, जैसे हमने लास्ट में बारबरिक पढ़ा था, बारबरिक भी बर्बर होता है एंड ब्रूटल भी बर्बर ही होता है यानी वॉयलेंट, और बारबरिक भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। टिल दैट, थैंक यू।